गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनडीए हिस्ट्री 90 डेज क्रैश कोर्स। 90 डेज में पूरा का पूरा हिस्ट्री विद क्वेश्चंस, रिवीजन, सारी की सारी चीजें हम कवर करेंगे। दोस्तों, सितंबर एनडीए एग्जामिनेशन में ऑफिसर बनने की जो आपकी चाहत है, इस चाहत को अगर आप पूरा करना चाहते हो तो ये सितंबर के एग्जामिनेशन को पूरी तरीके से प्रिपेयर होके फेस कीजिए। बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों, हिस्ट्री का जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, उसमें तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ाऊंगा। आज हम हिस्ट्री का वेटेज देखेंगे, हिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, हिस्ट्री के सोर्सेस देखेंगे और अलग बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं हिस्ट्री के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के साथ और एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। पहले तो हम देखेंगे कि गैट का जो पेपर 2 होता है, ठीक है, पेपर नंबर 2 गैट में हमें सेक्शन डी में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 15 क्वेश्चंस होते हैं। अभी इसमें क्या दिया जाता है 15 क्वेश्चंस में, क्या टॉपिक्स है? तो अ ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मतलब हमें हड़प्पन पीरियड से पूरी की पूरी हिस्ट्री समझनी है। हड़प्पन पीरियड आ गया, वैदिक पीरियड आ गया, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आ गई, उसके बाद मौर्यन पीरियड आ गया, गुप्ता पीरियड आ गया, राजपूत पीरियड आ गया, उसके बाद हमें सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड। ये सारे के सारे जो है जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति पर असर डाला है, ऐसी संस्कृतियों का अभ्यास करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 या 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जो रहेंगे 12 या तो फिर 16 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का होता है दोस्तों, तो एक भी मार्क्स हमसे मिस ना हो, इसके लिए हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है आपका फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। 1957 से लेके जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक का पूरा पीरियड इसमें आपको कवर करना है और ये सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला टॉपिक है। 7 क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएंगे, 28 मार्क्स है। उसके बाद आफ्टर फ्रीडम के भी कुछ टॉपिक है, जैसे भूदान मूवमेंट है, सर्वोदय मूवमेंट है, पंचशील करार है, उसके बाद आपकी 5 ईयर प्लानिंग है। ये भी सारी चीजें हमें इसमें समझनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 7 क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अभी और भी तीसरा पॉइंट जो है, सी नंबर का पॉइंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बट दोस्तों, सिर्फ एनडीए हमारा ध्येय नहीं है, एनडीए एग्जामिनेशन हमें फोकस नहीं करना है, हमें एफकैट, एयरफोर्स, XY ग्रुप एंट्री और सीडीएस के लिए भी तैयारी करनी है। तो हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे। इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा, हमें एक भी यहाँ पर भले ही 1 या 2 क्वेश्चन आए, लेकिन हमें एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देना है, सारे के सारे कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है डी, ये आखिरी पॉइंट है और इसमें पॉलिटिक्स आता है। क्या है? एलिमेंटरी स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या आता है दोस्तों? तो हमारा पूरा पॉलिटिक्स, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति महोदय, संसद, हमारे प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पंचायत राज सिस्टम, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी की सारी चीजें इसमें आती है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। हमारे भारत का पूरा प्रशासन हमें देखना है, राष्ट्रपति से लेके हमारे गांव के सरपंच तक सारी चीजें समझनी है। और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं नाम लेते जाऊंगा पढ़ाते समय, तो वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बट आज से तो मैं हिस्ट्री शुरू करने वाला हूं, पॉलिटिक्स हम बाद में समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी सबसे पहला गहरा सवाल हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज हिस्ट्री। अब बोलोगे, सर क्या ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप, इसमें क्या मजा है, इसका क्या फायदा होता है एनडीए एग्जामिनेशन में? जी हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है कि एनडीए एग्जामिनेशन में आप ऑफिसर बनने के सपने देख रहे हो, हाथ में गन रहेंगी, सामने दुश्मन रहेगा, धड़ 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 उड़ा देने की बातें करोगे। बट ये इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्या रखा है सर? तो दोस्तों, इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। इतिहास में सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़े नहीं जाते, ठीक है। इतिहास की डेफिनेशन क्या है? तो तरह तरह के जो इतिहासकार है, बड़े बड़े संशोधक है, ये अलग अलग एंगल से इतिहास की डेफिनेशन देते हैं। E.H. कार नाम का एक इतिहासकार है, ये कहता है
हिस्ट्री इट इज द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये डेफिनेशन किसने दी है? E.H. कार ने। अभी आपके हिसाब से भी अलग अलग डेफिनेशन बन सकती है, राजाओं का इतिहास, लोगों का इतिहास, बट एक मैं डेफिनेशन बताना चाहता हूं इतिहास की। हिस्ट्री, हिज स्टोरी, ये एक स्टोरी ही है। इतिहास एक कथा ही है, हिस्ट्री ये स्टोरी ही है, बट इस स्टोरीज में कुछ मैसेजेस है, स्टोरीज विथ मैसेजेस। वो मैसेजेस हमें समझने हैं। हमारे देश में इंटीग्रिटी और यूनिटी आज भी बनाए हैं, हमने उसको टिकाए रखे, उसका हम संरक्षण करते हैं। ये यूनिटी और इंटीग्रिटी का जो झगड़ा है, ये पॉइंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, बट इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है और प्रीएम्बल में भी है। क्यों है इसका इतना इंपॉर्टेंट? तो दोस्तों, हमारे देश में ये जो झगड़ा है जातीयवाद का और धर्म का जो झगड़ा है, ये कोई आज की बात नहीं है, फ्रीडम के बाद की बात नहीं है, या फिर ब्रिटिशर्स आने के बाद की बात नहीं है। ये हमारे देश में एंशियंट पीरियड से झगड़ा शुरू आता, ठीक है? ब्राह्मणिज्म, बौद्धिज्म, सूफिज्म, भक्तिज्म, उसके बाद शैविज्म, वैष्णविज्म, दो साइड हमें शुरुआत से दिखाई देती है हमारे इंडियन हिस्ट्री में। तो ये जो झगड़ा है हमारे देश में, ये कोई आम बात नहीं है या फिर आजकल की बात नहीं है, सालों से चलती आई बात है। बट फिर भी झगड़े होते रहे हैं, दंगे फसाद होते रहे हैं, बट इन झगड़ों का हमने सॉल्यूशन निकाले हैं। और आज भी हम वो झगड़े न हो पाए, इसके लिए हम सावधान हैं। इसके लिए हमने अलग अलग तरीके अपनाए हैं कि ताकि सबको न्याय मिले और किसी तरीके का भेदभाव न हो, ताकि लोगों में झगड़े की भावना निर्माण हो। ऐसी कोई चीज हम नहीं करते, टालते हैं हम उस चीज को। तो ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का परिणाम है दोस्तों। ये आज से सीख नहीं ली हमने, सालों से सीख ली है कि किस तरीके से हमारे देश में तरह तरह के लोग रहते हैं, फिर भी हमने एक इंटीग्रिटी और यूनिटी बनाए रखनी है। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का मैसेज है। सम्राट अशोक, इसने सबसे पहले यूनिटी का पाठ पढ़ाया, सबसे पहले इंटीग्रिटी का पाठ पढ़ाया कि चाहे वो बौद्ध व्यक्ति हो, चाहे वो जैन व्यक्ति हो, चाहे वो ब्राह्मण साधु हो, सबको एक तरीके से रखने की बात जो है, ये सबसे पहले किसने की? अशोका ने की। ये अशोका की स्टोरी का मैसेज है। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, वर्धमान महावीर क्या कहता है, वेद क्या कहते हैं, क्या मैसेज है हड़प्पन पीरियड का, गुप्ता पीरियड को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जाता है, क्यों उसको क्लासिकल सिविलाइजेशन कहा जाता है, अकबर की क्या कहानी है दोस्तों, राजपूतों का उदय कैसे हुआ, सल्तनत पीरियड में एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ये क्यों चर्चा में रहता है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसको येड़ा मोहम्मद क्यों कहा जाता है, ये भी हमें समझना है। साथ ही साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ब्रिटिशर्स आए, क्या ब्रिटिशर्स गलत ही थे, क्या उन्होंने कुछ अच्छे काम ही नहीं किए? क्या हमारा देश अगर ब्रिटिशर्स छोड़ के भी चले जाते 1957 में, 1857 में, तो क्या हमारा देश आज जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर है, क्या ऐसा ही ये रहता? क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी आती? ये बहुत सारे सवाल होते हैं दोस्तों। ये सवालों के पीछे स्टोरीज है और इन स्टोरीज में से बहुत सारे मैसेजेस है और इन मैसेजेस को लेके ही हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, आज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो ये मैसेजेस ध्यान में रखनी है। हिस्ट्री ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, मुर्दे गड़े मुर्दे उखाड़ने का भी सब्जेक्ट नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हो वहां पर हिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप डिफेंस में ऑफिसर बनना चाहते हो, एक फील्ड वर्क पे आप जा रहे हो, एक समझो आपका सीमा पे आपकी ड्यूटी लगी है, तो आपको समझना पड़ेगा वहां पे रहने वाले लोग किस कम्युनिटी से हैं, वो हिंदू है या मुसलमान है, उनके त्योहार कब होते हैं, या तो फिर उनकी अलग कौन सी भाषा है वो आपको समझनी पड़ेगी, कौन सा वहां पर सराउंडिंग रहेगा, आजू बाजू का एरिया कौन से रहेंगे, ज्योग्राफी से आपको मालूम होता है। वहां पे रहने वाले लोग जो है उनका अगर आपको अभी समझो एक सिचुएशन युद्ध की ऐसी आती है कि जहां पर लोग आपको सहकार्य करने के लिए तैयारी नहीं है, बट उनका इतिहास अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल आप उन लोगों का सहकार्य, उन लोगों की मदद लेने के लिए उनको राजी कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। हिस्ट्री जो है इसमें कल्चरल हिस्ट्री आती है, लिंग्विस्टिक हिस्ट्री आती है, एजुकेशन हिस्ट्री आती है, सोशल हिस्ट्री आती है, इकोनॉमिकल हिस्ट्री आती है, पॉलिटिकल हिस्ट्री आती है। ये सारे के सारे हिस्ट्री के एंगल्स है।
बट हमें सारे एंगल्स पर नहीं जाना है, हमें जनरल हिस्ट्री समझनी है, जिसमें हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी समझेंगे, सांस्कृतिक इतिहास भी समझेंगे, इकोनॉमिकल इतिहास भी समझेंगे। ये सारी चीजें समझने के बाद हम इंडियन सोसाइटीज को बड़े नजदीक से देख पाएंगे। और आपको क्विकली और करेक्ट डिसीजन जब लेना पड़ता है, जब आप ऑफिसर बनते हो, तो वो क्विकली और करेक्ट डिसीजन का रॉ मटेरियल डाटा जो है ये हिस्ट्री आपको प्रोवाइड करता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी उस एरिया की मालूम नहीं है तो आप बिल्कुल गलत ही डिसीजन लोगे, ठीक है, गलत ही डिसीजन लोगे, क्योंकि आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, आपको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हिस्ट्री प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसीलिए डिफेंस फील्ड में, कोई भी डिफेंस फील्ड में जाओ, कोई भी डिफेंस की एग्जामिनेशन दो, हिस्ट्री का महत्व वहां पर होता ही है। तो दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मत्था खुजाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मैं बहुत ही इजी वे से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हिस्ट्री के पैरामीटर्स क्या है, कैसे हिस्ट्री को कंसीडर किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ठीक है, आज से 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले जो भी तारीख आएगी, उससे पहले जो भी साल आएंगे, उसको हम किस में डिनोट करेंगे, बिफोर कॉमन इरा या फिर बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु के जन्म से पहले की डेट है वो, ठीक है। और उसी तरीके से यीशु के जन्म के बाद के जो भी साल होंगे या फिर जो भी पीरियड होंगे, हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, बट कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट डेट्स को डिनोट करने की ये पैरामीटर है। तो यीशु के जन्म के बाद के जो भी पीरियड है उसको अन्नो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड है, या तो फिर इसको कॉमन इरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है। तो दोस्तों हमने ये हिस्ट्री के एक टाइमलाइन की तरीके से काम कर रही है। दोस्तों जैसे देखो, ये यीशु के जन्म से पहले अगर बहुत पीछे चले जाते हो तो आदमी ये पेस्टोरल नोमैडिक इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, ये ट्राइब्स वाला होमोसेपियन आदमी है। तो दोस्तों आप पीछे जाओगे तो अनसिविलाइज व्यक्ति नजर आएंगे। जैसे जैसे यीशु के जन्म के बाद आप अग्रसर चले हो जाओगे, उस तरीके से मॉडर्निटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, आदमियों का कल्चर, रहन सहन, सब चीजें बढ़ती जाती है, ठीक है, डेवलपमेंट्स होती जाती है। तो ये एक हिस्ट्री की टाइमलाइन है और ये पैरामीटर्स डेट के बारे में आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिर्फ डेट लिखने से कुछ नहीं होता, साल लिखने से कुछ नहीं होता, साल के आगे ये पॉइंट्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। समझ में तो आना चाहिए यीशु के जन्म के पहले है या यीशु के जन्म के बाद की तारीख है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आगे देखते हैं कि हिस्ट्री किस तरीके से समझा जाता है। अभी हिस्ट्री के कोई भी कमिटमेंट्स या फिर डेफिनेशन मैं बताता हूं, ठीक है, मैं ऐसे बोलूंगा कि अकबर ने ऐसा ऐसा काम किया था, आप मानोगे क्या, ठीक है। मैं अब अगर आप मेरे डिवोटी हो तो बिल्कुल मानोगे, बट किसी ने किसी का डिवोटी नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है। तो सर ने बोला है क्यों, तो इसके रीजन बताओ, इसका एविडेंस बताओ। तो एविडेंस के आधार पर ही हिस्ट्री पढ़ा जाता है दोस्तों। हिस्ट्री एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है जहां पर आपके एविडेंसेस, प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। कोई भी इतिहासकार विदाउट एविडेंसेस स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है। इतिहासकार की यही पहचान होती है कि जो भी स्टेटमेंट वो देते हैं उसको कुछ तो भी आधार होता है, एविडेंस, प्रूफ होता है। तो इतिहास एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसको समझने के लिए हमें इन सारे सोर्सेस का आधार लेना पड़ता है, ठीक है। कौन से, पिक्टोग्राफिक सोर्सेस, जैसे कि ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्थल है, ठीक है। यहाँ पर गुफाओं में ऐसे चित्र दिए गए हैं, तो हम ये समझेंगे कि लोग जो है, ये समय जो था, ये समय लोग एकत्रित हुए थे, लोगों ने पशुपालन सीख लिया था, समाज बनाना उन्होंने सीख लिया था, एकत्रित रहना उन्होंने सीख लिया था, पशुपालन कैसे करना है इन्होंने सीख लिया था। ये पिक्चर से हमें मैसेज मिलता है। ये भी पिक्चर वही की है भीमबेटका की। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि एक खेल जैसा कुछ तो भी है। तो लोग मनोरंजन के तौर पर खेल भी खेला करते थे बैठे बैठे। तो ये हमें ये एविडेंसेस के आधार पर ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि हाँ, लोग समाज में एकत्रित रहना जानते थे। तो ये स्टेटमेंट हुआ और इसका आधार क्या है, तो ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये इतिहास का ये सोर्स हो गया। अभी दोस्तों न्यूमिस्मेटिक, कॉइन्स का जो अभ्यास होता है इसको न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। अभी न्यूमिस्मेटिक में सोने का सिक्का है, चांदी का सिक्का है, मेटल, अलग अलग मेटल के सिक्के होते हैं। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि किस पीरियड में किस धातु का ज्ञान लोगों को था। दोस्तों हमारे जो हड़प्पन पीरियड है, इस पीरियड में लोगों को आयरन मेटल की जानकारी नहीं थी, आयरन के कोई संसाधन ही वहां पर मिलते नहीं, ठीक है दोस्तों, आयरन के कॉइन भी नहीं मिलते। तो ये जो है मिलते ही नहीं है, इसका मतलब उन लोगों को
आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, लोह के बारे में जानकारी नहीं थी। आयरन कब आया? जब वैदिक पीरियड भारत में था तब आयरन आया, ठीक है। गोल्डन के सिक्के हमें मालूम है कि कुषाण राजाओं ने और गुप्त पीरियड में सबसे ज्यादा भारत में गोल्डन के सिक्के बनाए गए। तो ये जो है ये नॉलेज ऑफ मेटलर्जी है दोस्तों। एक सिक्का जो है इसके ऊपर आपको राजाओं के नाम मिलते हैं, सन मिलता है, कहां पर बनाया गया है वो सिक्का ये मिलता है, किस धातु का है ये तो हम पहचान ही लेते हैं। तो इस तरीके से धातुओं का विज्ञान, इसको मेटलर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटलर्जी, धातुओं का विज्ञान। तो अलग अलग धातुओं को मेल्ट करके उससे कॉइन बनाए जाते हैं, मतलब उनको मेटलर्जी का पूरी जानकारी थी। और ये भी अभी देखो इसके ऊपर 1821 है, मतलब ये सिक्का 1821 में बनाया गया है, ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया है, ठीक है। तो इसके ऊपर राजाओं के नाम, राजाओं के चित्र थे, तो हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये भी हमारे इतिहास के सोर्स ही हुए ना, न्यूमिस्मेटिक। और आगे लिटरेरी सोर्स है, देखो इस तरीके से ये वेदों में बहुत सारी कुछ जानकारी लिखी है। अगर इलाहाबाद में जाओगे तो वहां पर इलाहाबाद प्रशस्ति एक पिलर है जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है समुद्रगुप्त के बारे में। तो वो जानकारी लिखी है, लिखित फॉर्म में है, इसीलिए इसको लिटरेरी सोर्स कहा जाता है। चाहे वो पत्थर पे लिखा हो, कागज पे लिखा हो, या फिर कोई मेटल के पिलर पर लिखा हो, ठीक है। तो वो लिटरेरी सोर्स है क्योंकि वो लिखा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है, ये इतिहास की जानकारी हमें देता है, इसके आधार पर हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे इतिहास की सबसे बड़ी सोर्सेस जो है ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही हमें प्रोवाइड होते हैं दोस्तों। जहां पर भी एक्सकावेशन मतलब उत्खनन चलता रहता है, ऐसी एक हिस्टोरिकल प्लेस होती है जहां पर इतिहास के पुरातत्ववेत्ता, जिसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो संशोधन करते हैं कि वो जगह में क्या चीजें मिलती हैं, किस पीरियड में वो जगह पिक पॉइंट पर थी, क्या वहां पर वस्तुएं मिलती है। तो वो जो भी फिजिकल मटेरियल, रिमेन मटेरियल जब हमें मिलता है, उन सबको आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज कहा जाता है। किस तरीके से मेटल या फिर किस तरीके से बर्तन वो लोग यूज करते थे, तो ये सारी की सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स से हमें पता चलती है। ये हमारे सोर्सेस है हिस्ट्री के, इसके आधार पर हम इतिहास को समझते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आपको अप टू डेट काम करना है और ये 90 डेज को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है कि ताकि इसका अच्छा रिजल्ट हमें एनडीए एग्जामिनेशन में मिले। और ये टारगेट बनाए रखो, फोकस रहो अपने ध्येय के प्रति और अपना गोल अचीव करो। तो दोस्तों आज मैं यहीं पर रुकता हूं। थैंक यू।